नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त हालात खराब हैं। हम देख रहे हैं कैसे जेनजी रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद सैकड़ों युवाओं ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। शुरुआत में कहा गया कि सोशल मीडिया बैन होने के बाद ये सारा प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन ये रेवोल्यूशन नहीं रुका और एट द एंड क्या हुआ? केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी, इस्तीफा देना पड़ गया और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल का घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें कल शपथ भी दिला दी है और अब उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगले 6 महीने में वो नेपाल में चुनाव कराएंगी। अब नेपाल में जिस तरीके से ये तख्ता पलट हुआ है, इसका भारत पर असर कैसे होगा? क्योंकि सुशीला कार्की के आप ये कह लीजिए जो संबंध है वो भारत से भी जुड़ते हैं। वो बीएचयू से पढ़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि बनारस की गलियां और भारत की संस्कृति उनके जहन में आज भी ताजा है। वो 2018 में किताब लिखती हैं न्याय और उसमें कहती हैं कि भारत और नेपाल को एक साथ आना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तो सुशीला कार्की के जो व्यूज हैं, जो विचार हैं भारत को लेकर, वो क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा नेपाली भाषा में शुभकामनाएं दी हैं सुशीला कार्की को। अब इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत आभार आपका। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि नेपाल में ये जो तख्ता पलट हुआ है, एक तो आप इसे कैसे देखते हैं और भारत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में, क्योंकि राष्ट्र धर्म के आधार पर वो भी एक मंदिर है, राष्ट्र का सर्वोच्च मंदिर, आपने संसद जलते हुए देखा, आपने राष्ट्रपति भवन जलते हुए देखा, आपने प्रधानमंत्री हाउस जलते हुए देखा, तमाम मंत्रियों के साथ जो व्यवहार हुआ वो सब देखा। लेकिन इन सब चीजों के पीछे बड़ी चिंता यह है कि जिस तबके ने, जिस उम्र के बच्चों ने, जिनको आप जेनजी कहते हो, उन्होंने ये सब किया क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पहले आपने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें अनदेखा किया और उन मासूम बच्चों को जिन्हें समझाया जा सकता था, जिन्हें बेहतर भविष्य का जो स्वप्न है उनका, उसके लिए बातचीत करके उन्हें इस बात के लिए मनाया जा सकता था, उनके ऊपर गोलियां दागी गई। और 1 2 4 5 10 नहीं, दर्जन भर से ज्यादा बच्चों को हताहत किया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। ये बहुत अच्छा इस तरफ से भी नहीं है। आप अपने ही बच्चों को मारोगे। आप अगर इतिहास उठा करके देखिए, नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा। सारे देश गुलाम रहे, बड़े बड़े यूरोप के बड़े बड़े ताकतवर देश भी गुलाम रहे, नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही एक देश है जो पूर्ण हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से चलाई जा रही हैं। आपको याद होगा 1984 में जब आपके देश में कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन राजीव गांधी जी यहां पर प्रधानमंत्री जी थे। मैंने जितना पढ़ा उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, 1984 में जब वो यहां प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब वो नेपाल गए तो पूर्ण हिंदू राष्ट्र होने के कारण उनको वहां के मंदिर में, पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिलता था जो पूर्णतया हिंदू हो। इस बात का बदला लेने के लिए कांग्रेस सरकार ने उस देश के साथ अपने रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए। जो भी संबंध थे, जो खाद्य सामग्री, लेन देन, जो आपकी बॉर्डर की संधि होती है, उस मंत्रणा को, उस व्यवस्था को भी खराब कर दिया गया। उसी कारण से ये देश विरोधी देशों के साथ में उनकी गोद में जाकर के बैठ गया। आप इतिहास उठाकर देखिए, 1723 से 1775 तक इस देश के पहले राजा हिंदू राष्ट्र तो चला रहे थे। सब पूरा का पूरा देश खूब आनंद में था। आपको इस देश में पहले राजा हुए पृथ्वी नारायण शाह। उस काल से लेके 1723 से लेकर के
2008 तक राजशाही रही, तब तक ये देश सानंद था और हिंदू राष्ट्र था। मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ हम अव्यवस्था देख रहे हैं, ये केवल नेपाल में नहीं है, भारत के आसपास निरंतर, आप बांग्लादेश में आपने देखा, बिल्कुल रातों रात इस प्रकार की रूपरेखा बनी और सरकार को भागना पड़ा, जगह छोड़कर निकलना पड़ा। आपने जापान में देखा, आप अपने भारतवर्ष के आसपास 7 कंट्रियों में से 5 कंट्रियों में आपने ऐसा ही देखा। मुझे लगता है हमारी जो जागृति है, हमारी जो अभी भी मति है, अभी भी हमारा जो हिंदुत्व वाला भाव है, उसमें अभी भी अगर मति नहीं आई तो मुझे लगता है कि ये देर हो जाएगी, विलंब हो जाएगा। यद्यपि एक सकारात्मकता है कि इस देश का नक्षत्र अच्छा कहिए, इस देश की व्यवस्था अच्छी कहिए, इस देश का प्रारब्ध अच्छा कहिए, कि अब जो सरकार है, आपने ओली को गिरते हुए देखा, ओली को भागते हुए देखा, ओली को राम का विरोध करते हुए देखा, और ओली के पूरे कार्यकाल में कभी आपने 5 साल उनके पूरे होते हुए देखे नहीं होंगे, उन्होंने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जिनके मानस पवित्र नहीं है, जिनकी सोच पवित्र नहीं है, जो राष्ट्र के हित में काम नहीं करना जानते, और जिनके मन मानस में राष्ट्र के लिए हितोपदेश नहीं है, उन्हें अधिकार होता नहीं है। आज नहीं कल जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। यद्यपि ये जो भी कुछ हुआ ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप आग में घृत स्वयं डाल रहे हैं तो होगा कैसे नहीं, निर्माण तो आप स्वयं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओली का अपना स्वयं का रचा हुआ चक्रव्यूह है, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे देश को जलाया है। इसका पूरा का पूरा दोष उन्हीं को जाता है। लेकिन भारत में बैठकर भी कई ऐसे नेता हैं गुरुजी जो ये कह रहे हैं कि नेपाल की तरह जनता भारत की सड़कों पर भी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल से हमें सीखना चाहिए। इन सब बयानों की जरूरत क्यों है? नहीं, मुझे लगता है कि आप जब बाहर के देशों की बात करते हैं, किसी और की समीक्षा भारत से हो नहीं सकती। भारतवर्ष बहुत प्रबुद्ध लोगों का देश है। यहां राष्ट्रभक्ति, यहां धर्म भक्ति, यहां सनातन भक्ति, और यहां अपनी मिट्टी और अपनी धरती के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो पूरे विश्व में जानी जाती है। हमारे यहां हम संविधान को, हम अपनी कानूनी व्यवस्था को, सर्वोच्च न्यायालय को और अपने मत को सर्वाधिकार समझते हैं। यहां प्रबुद्धता है, यहां ज्ञान है, और यहां की जनता कम से कम इस बात को जरूर समझती है कि क्या करना है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू और वांट टू डू। ये जो वास्तविकता है ना, वो यहां का जनमानस, यहां की मति में खूब आनंद से व्याप्त है। हम भारत माता कहते हैं, और मां के सामने जब भी कोई आपदा आए तो सब बच्चे खड़े होते हैं, सारे के सारे लाडले, सारे के सारे सपूत उस तरह से आकर खड़े होते हैं जैसे मानो हर बच्चा बच्चा सिपाही हो। यहां की सेना, यहां की फौज, और तीनों के तीनों थल, चाहे वो जल थल हो, चाहे जल की सेना हो, चाहे थल की सेना हो, और चाहे वायु की सेना हो, तीनों की तीनों राष्ट्रभक्त हैं। तीनों के तीनों इस देश पर निछावर होने के लिए सदैव तत्पर हैं। कुछ भी कहीं हो जाए, आप ये मानकर चलिए, ये राष्ट्र रामकृष्ण का है, ये राष्ट्र हनुमान और शिव का है, ये राष्ट्र हिंदुस्तानियों का है, और ये राष्ट्र प्रबुद्धों का है। यूं ही नहीं कहा जाता कि ये विश्व गुरु है, पूरे विश्व को पढ़ाने वाला। कितना ही लुट जाए अपनी शिक्षा में भी, नालंदा और हम बड़े बड़े विश्वविद्यालय कितने ही लुटा चुके हों, उसके बावजूद यहां प्रबुद्धता इतनी है कि हम अपने देश को बचा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश की नीति और नियति दोनों बहुत आनंदमय है। यानी जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राजनेताओं की तरफ से, आपको लगता है, आपका अनुभव कहता है कि कम से कम भारत में इस चीज पॉसिबल नहीं है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। यहां किसी भी तरह से संभव नहीं है। यहां केवल यही हो सकता है कि ये जो बरगलाने वाले लोग हैं, ये जो कुप्रचार करने वाले लोग हैं, ये जो कुपुत्र हैं इस
धरती के, जो इसी भारत में रहकर, यहीं का अन्न खाकर, यहीं पलकर, यहीं से समृद्ध होकर, यहीं से धन कमाकर, यहीं भाई भतीजा भांजावाद करके और यहीं अपनी संस्कृति को नष्ट करके, अपनी 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 छवि को बर्बाद करके जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है ये लोग ही इस देश के सबसे बड़े दीमक हैं। अन्यथा इस देश का हर लाडला, हर मां भारती का उपासक इस देश पर मर मिटने को तैयार है। इस देश पर कभी भी इस प्रकार की आंच नहीं आ सकती। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और उठ रहा है कि फिर से जो राजशाही है वो नेपाल में वापस लौटनी चाहिए, और दूसरी तरफ जेनजी सुशीला कार्की को पसंद कर रही है। आपको क्या लगता है, राजशाही वापस लौटनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि सुशीला कार्की जी एक तो प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, साक्षर हैं और उनकी पृष्ठभूमि काशी से है। बिल्कुल। काशी नगरी नहीं है, काशी अपने आप में एक रचनाकार है। काशी रचती है लोगों को। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला चुनाव कहां से लड़ा? जब प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपना नामांकन किया, आगे आए तो काशी को चुना। काशी वेदों में और शास्त्रों में माना जाता है कि काशी पृथ्वी का अंश ही नहीं है, वो अलग है। और काशी में भी बीएचयू, काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, ये अपने आप में और प्रबुद्धता का काम करता है। उनका हिंदुत्ववादी विचारधारा, उनका भारतवर्ष के प्रति प्रेम और उनका इस राष्ट्र के प्रति सद्भाव, मुझे लगता है कि उनको दक्ष बनाता है कि वो पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाकर नेपाल की जनता के साथ और नेपाल के साथ दीर्घकालिक समय के लिए नेपाल पर, उस आसन पर, उस सीट पर विद्यमान रहे। मैं एक तो जगत गुरु हूं, तो सुशीला कार्की जी को मैं खूब आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस आसन पर, जिस पद पर जनता ने, उस जनता जनार्दन ने, जिसने अपना सर्वस्व लगा करके आपका चुनाव किया है, एक तरह से आपके नाम पर कितना बड़ा आंदोलन किया है, मुझे लगता है कि आप उसे पूरी निष्ठा से, पूरी राष्ट्रभक्ति से निर्वाहन करेंगी, ऐसी आशा के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण चीज कि राजशाही, हम सब संत इसलिए बार बार ये कहते हैं कि नेपाल में पुनः आनी चाहिए, उसका कारण केवल और केवल कि पूरे विश्व में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? 2000 साल से पहले तो कोई धर्म था ही नहीं ना, केवल सनातन धर्म था। पूर्ण हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ नेपाल था। उसको भी आतताइयों ने, मूर्खों ने, विजातियों ने और तमाम शक्तियों ने मिलकर उसको ध्वस्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये पुनः स्थापित होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि नेपाल की आत्मा क्या है? पूर्ण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होना उसकी आत्मा है। उसकी धरोहर क्या है? उसकी असली पूंजी क्या है? उसकी संपन्नता क्या है? उसका पूर्ण हिंदू राष्ट्र होना। वहां की संस्कृति, वहां आज भी तारीख नहीं चलती, लोग गते में और तिथियों पर और संवत्सर पर बात करते हैं। ये उनकी पहचान है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां की जनजी भी, हमारे यहां जो इंग्लिश की तारीख बोल करके लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, वहां की जनजी भी गते यानी तिथियों पर बात करते हैं और साल को संवत्सर में आज भी बात करते हैं। ऐसे राष्ट्र को तो हिंदू राष्ट्र पुनः पूर्णतया स्थापित करने के लिए सबको प्रयास करने चाहिए। इस कारण से हम साधुओं को, हम संतों को ये लगता है कि पुनः अगर राजशीय और वो राजकीय व्यवस्था पुनः वापस आए, राजस्व और जो वो पद्धति है वो पुनः स्थापित हो, तो भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास मजबूत सरकार है जिसको चुना गया है, और यहाँ पर वो हालात होना मुमकिन नजर नहीं आता जो हम कई देशों में देख रहे हैं। लेकिन उसका हवाला देकर यहाँ के राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जरूर कर रहे हैं। शुक्रिया महाराज जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। क्या लगता है आपको? दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रही हूँ इस वीडियो को। आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं इस वीडियो से, जो हमने आप तक ये चर्चा पेश की, इससे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।